पिथौरागढ़ के मुवानी में दर्दनाक सड़क हादसा, सवारियों से भरी मैक्स जीप नदी में गिरी, 8 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 घायल। सीएम धामी ने जताया दुख। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, केंद्र राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक, सीएम धामी की सफारी की गाड़ी खराब, जंगल सफारी में गाड़ी निकली पुरानी, 3 और कर्मचारी को निलंबित किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान मची सनसनी, युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, मौके पर कांवड़ियों ने मदद की, पुलिस मामले की जांच कर रही। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर पिथौरागढ़ के मुवानी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी मैक्स जीप नदी में गिरी है, 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस आपदा प्रबंधन टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया है। मुवानी से बोक्टा गांव जा रही थी यह मैक्स जीप, जहां पर दर्दनाक हादसे का सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है। तो वहीं हादसे पर सीएम धामी ने दुख प्रकट किया है। प्रशासन को घायलों के उचित उपचार के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिथौरागढ़ के मुवानी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, और ऐसे में आपको बता दें कि 8 लोग की अगर बात करें तो मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में जुटी है, घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है दुख, केंद्र राज्य सरकार ने किया है मुआवजे का ऐलान। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया है आभार। दुख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों को संबल मिले, और ऐसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता, ये धामी सरकार की तरफ से कहा गया है, और साथ ही घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। तो बड़ी खबर जहां पर देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब इस हादसे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर यह चर्चा की गई है। उन्होंने टिहरी में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिए भी जरूरी मंजूरी दिलाने और साथ ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर शुरू करने में मदद मांगी है। साथ ही स्नातक डॉक्टरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में यात्रा की ड्यूटी को शामिल करने और पिथौरागढ़, इसके अलावा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार से मदद लेने की बात भी कही गई है। एम्स ऋषिकेश की एयर एम्बुलेंस सेवा को बढ़ाने, दूरदराज के इलाकों में आपातकालीन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने और साथ ही आयुष्मान भारत योजना में सरकार के हिस्से को बढ़ाने की भी मांग की गई है। तो सीएम धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जहां पर सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा, इसके अलावा टिहरी मेडिकल कॉलेज के लिए भी मदद मांगी। श्रीनगर में ट्रामा सेंटर स्थापना का अनुरोध भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अब उत्तराखंड के सभी स्कूलों में हर दिन श्रीमद् भागवत गीता श्लोक पढ़े जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। प्रार्थना सभा में श्लोकों का पाठ होगा और छात्रों को उनका मतलब भी समझाया जाएगा, यानी कि उनका अर्थ समझाया जाएगा। इसका मकसद बच्चों में संस्कार और संस्कृति की समझ बढ़ाना है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा है कि नैतिक शिक्षा ठीक है, लेकिन सभी धर्मों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और अब आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में अब रोज प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक और उसका अर्थ पढ़ाया जाएगा, यानी कि उसे समझाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी आदेश जारी किए हैं। श्री गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य आशुतोष शर्मा ने यह भी कहा है कि इससे बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कार सीखने का मौका मिलेगा। बीजेपी विधायक खजान दास ने भी इस पहल की सराहना की है। पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म। देखिए, जो हमारे विद्यालय हैं सरस्वती विद्या मंदिर, ये
एक्चुअली ये संस्कार का एक केंद्र है ना। यहाँ पे संस्कार भी दिए जाते हैं, संस्कार शाला हम इसे कह सकते हैं। और हमारी जो वंदना सुबह के समय होती है, आध्यात्मिक हमारा सत्र होता है, तो ये तो रूटीनली हम कराते ही कराते हैं। उसमें वंदना के श्लोक भी होते हैं, अपनी भारत माता का श्लोक होता है उसमें। इसमें हमारा संस्कृत की वंदना होती है, माँ शारदा की, हिंदी की प्रार्थना होती है ना। तो ये तो हम रूटीन में कराते ही हैं। और अभी हमें विगत 8 तारीख में हमने गीता जी को लेकर एक कंपटीशन कराया था। उसमें जो भी हमारे 11th-12th के बच्चों को हमने पार्टिसिपेट किया, और हमारे जो बच्चे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको मतलब प्राइज वगैरह भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ जो बचा हुआ सामग्री रखी है, तो जो हमारे यहाँ पे जो गेस्ट वगैरह थे उन्हें भी यही भेंट करते हैं। तो ये तो हमारा रूटीन में चलता ही है। माननीय हरीश राव जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, एकदम उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि अब उम्र का भी तकाजा हो गया है और उम्र का लिहाज उनको रखना चाहिए। और कब क्या बोल दें, कब किससे क्या कहना है, अब थोड़ा सा अब अच्छे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए कि राजनीति में क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कालनेमी का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो छद्म किस्म के लोग बड़े साधु संतों का वेश करके और यहाँ आते हैं और लोगों के साथ जिस तरह से ठगने का काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में अब हर दिन प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को श्लोक का अर्थ और उससे जुड़ी वैज्ञानिक सोच भी समझाई जाएगी। हर हफ्ते एक श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। गीता और रामायण को अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है, ताकि छात्रों में मूल्य, सोच और नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 6 मई को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। तो समीक्षा बैठक में बिंदु ये था कि हमको अपना SCF का अनुमोदन लेना था, SCRT को। तो उन्हें अनुमोदन लिया तो CM सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए और ये बताए कि वो किस तरह से कार्य संस्कृति को विकसित करता है। उधर उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांवड़ मेले की जानकारी लेने के साथ ही गंगा जल लेने आए कांवड़ियों का स्वागत भी किया। हरिद्वार स्थित डमकोठी पर राज्यपाल ने कई कांवड़ियों का स्वागत कर रुद्राक्ष की माला और फल भी वितरित किए हैं। साथ ही उन्होंने कांवड़ियों का हालचाल भी जाना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की यहाँ पर बात की है। सावन का यहाँ पर जो पावन महीना है उस पर कांवड़ियों का यहाँ पर आना, और इससे पूर्व जिलाधिकारी और SSP से भी कांवड़ मेले में यहाँ पर तमाम सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली गई है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर उत्तराखंडी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र सावन के महीने के अंदर में जो कांवड़ी हैं, जो कांवड़ यात्रा के लिए आए हैं श्रद्धालु और तीर्थालु, उनको देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उनकी जो भक्ति है, उनकी जो सेवा है, उनका जो समर्पण है, अपने आप में ही एक अलग ही स्टैंडर्ड का है। मुझे बहुत खुशी है कि शासन प्रशासन ने जो प्लानिंग की थी, जो मेहनत की थी, वो उसका आज फल मिल रहा है कि किस प्रकार से पूरे कांवड़ यात्रा की, पूरे कांवड़ों के दर्शन की जो संचालन है वो बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर करण माहरा ने भी ये कहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी इस बात की पुष्टि करती है। माहरा ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 12 तारीख को लिखी गई चिट्ठी से स्पष्ट है कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जैसे निकाय चुनाव में हस्तक्षेप हुआ है, वैसे ही कोशिश पंचायत चुनाव में भी हो रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बुरी हालत है। निर्वाचन आयोग ने ऐसा लगता है सरेंडर कर दिया सरकार के सामने। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो इस बात को स्पष्ट करती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा
9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन है, जो चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी थी 12 तारीख को, और ये दिखाता है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और निश्चित ही कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही। जिस तरीके से निकाय चुनाव में किया गया उसी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो उधर हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के जन्म दिवस पर मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिव भक्तों को मिठाई, बिस्किट, जलेबी और पकोड़े वितरित किए हैं और साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना भी की है। हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया है कि हम कावड़ का महीना चल रहा है, अपने कावड़िया भाइयों के लिए, भोले के भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का कार्य करें। चलिए आगे बात करते, जहां पर कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंसी में भी यहां पर शिक्षा नीति 2020 में क्लस्टर योजना अंतर्गत हाई स्कूल बांसी का भी समायोजन किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विरोध भी किया गया। अभिभावक संघ और ग्रामीणों ने एक सुर में विरोध जताया और साथ ही प्रदर्शन किया। हाई स्कूल बांसी में जो नई शिक्षा नीति के तहत क्लस्टर योजना में हाई स्कूल बांसी का समायोजन राजकीय इंटर कॉलेज सौड़ में किया जा रहा है। इसके विरोध में सभी अभिभावक गण और ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने एक सुर में इसका विरोध किया और कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्रों के, चाहे वो हाई स्कूल आनिया, चाहे हाई स्कूल रानीकोटा और उखलढुंगा, सभी का समायोजन अनियंत्रित किया जा रहा है। तो चलिए आगे बात धनोल्टी की करते हैं, जहां पर जौनपुर विकासखंड मुख्यालय पर यहां पर एक निजी होटल में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट, इसके अलावा जिला अध्यक्ष उदय रावत ने हिस्सा लिया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जौनपुर मंडल में 3 जिला पंचायतों वार्डों में भी यहां पर अधिकृत बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रणनीति तैयार करना रहा है। विधायक प्रीतम सिंह पवार ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें ताकि जिले में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बन सके। अपने धनोल्टी विधानसभा में सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं धनोल्टी विधानसभा वासियों को, क्योंकि धनोल्टी विधानसभा से हमारे 2 वार्ड निर्विरोध चुनकर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थे वो निर्विरोध बनकर आए हैं। और मुझे विश्वास है, अभी जो हमारे 3 वार्डों की यहाँ पर बैठक थी, मुझे विश्वास है हम तीनों के तीनों वार्ड यहाँ पर जीतने वाले हैं और पूरे जिले में हम 45 की 45 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है टिहरी में। तो चलिए आगे बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर बुडलाकोट पंचायत की वोटर लिस्ट में 82 ऐसे लोगों के नाम हैं जो उस इलाके के नहीं हैं। शिकायत पर 5 की अगर बात करें तो यहां पर कई ऐसे लोग भी रहे हैं जहां पर जांच भी की गई और 18 बाहरी लोग इसमें पाए गए हैं, लेकिन उनके नाम लिस्ट में बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 दिन में बताए जाने को कहा है। ये नाम कैसे जोड़े गए और क्या दस्तावेजों की जाँच हुई है, अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग जो है बुडलाकोट ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा यहाँ आए थे, जिसमें कि 52 जो लोग हैं वोटर लिस्ट में वो अननोन पाए गए थे ग्राम सभा बुडलाकोट के व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें हमने जो है एसडीएम साहब को भी प्रतिवेदन दिया था कि इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए, जिसमें संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित हुई थी। कमेटी का रिकमेंडेशन पे 18 लोगों का नाम आया कि वो गलत पाए गए हैं, परंतु उनका भी नाम लिस्ट में से नहीं हटाया गया।
तो उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर गए थे, लेकिन उस सफारी में जो जिप्सी इस्तेमाल हुई उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, यानी वो गाड़ी सुरक्षित नहीं थी। इस गलती के कारण पहले जिप्सी चालक उमर को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। अब जांच के बाद 3 और कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि जंगल सफारी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है और अधिकारियों ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। इसमें जांच किया गया है एवं जांच के अनुसार रिपोर्ट दे दिया गया था हमारे ऑफ साहब को, एवं उसमें एक हमारा जो ड्राइवर थे उनको डायरेक्टर कॉर्बेट के द्वारा निलंबन किया गया था, एवं उसके साथ साथ हमारे जो 3 स्टोर प्रभारी है कॉर्बेट की, तो उनको भी निलंबित आदेश किया गया है। तो उधर कावड़ यात्रा के दौरान सनसनी मच गई जब एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने रेड लाइट पर खुद को लहूलुहान किया। ज्वालापुर के जूर्स कंट्री रेड लाइट पर कावड़ यात्रा के दौरान युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। घायल अवस्था में शिव भक्तों ने मौके पर मदद की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में जुटी है। आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी नाम का एक खास अभियान शुरू किया है। उसमें उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो धार्मिक कपड़े पहनकर लोगों को ठगते हैं, खासकर कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक त्योहारों में। गढ़वाल के पुलिस अधिकारी राज्य स्वरूप ने बताया है कि अब तक हरिद्वार में 594, देहरादून में 267 और पौड़ी में 8 ऐसे लोगों की जांच की गई है। इनमें से 140 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हुई है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी जो है कि जो ढोंगी बाबा जो कि धर्म की आड़ पर गलत व्यवहार से और छद्म रूप धारण करके जो पर्यटक और तीर्थालु यहाँ पे आते हैं, जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है वो यहाँ पे लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको जो ये ठगने का काम करते हैं, इनके विरुद्ध ऑपरेशन का कालनेमी जो चल रहा है, इसमें मैं पूरे परिक्षेत्र की बात करूं तो हरिद्वार में लगभग 594 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उनको वेरीफाई किया है, जिसमें कि 48 लोगों को हमने गलत पाया है और इनके 48 लोगों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। अब आगे बात करते हैं जहां पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में गृह मंत्री के 19 जुलाई के दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने, मौसम के अनुसार वैकल्पिक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। विकास परियोजनाओं की सूची भी तैयार करने को कहा गया है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से उनकी माता परमेश्वरी देवी के निधन पर उनके देहरादून स्थित आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। मंत्री गणेश जोशी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। और चलिए आगे बात करते हैं जहां पर शुभांशु शुक्ला 18 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से सुरक्षित धरती पर लौटे हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भगवान भोलेनाथ का दूधाभिषेक और आरती की है। देश भर में इस पल को गर्व के साथ देखा जा रहा है। सभी लोग उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आखिरकार ये मिशन सफल रहा। हम उनके कुशलता के लिए वो जमीन पर लैंड करें। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, साइंटिस्ट सबके होते हैं, पूरे भारत के, पूरे विश्व के हैं। और सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी हमारे राकेश शर्मा जी चांद से जमीन पे आए थे और आज हमारे शुभांशु शुक्ला जी है जो अंतरिक्ष से जमीन पे आ रहे हैं। हमने कामना की है भगवान से, प्रभु वो सकुशल पृथ्वी पे आए
और हम लोग जितने भी यहाँ भारत के वासी है, जब वो नीचे उतरेंगे, लैंड करेंगे, हम सब दिवाली की तरह दिवाली मनाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, फूल हार से उनका स्वागत करेंगे। हमने भगवान को दूध अभिषेक किया है, हमने भगवान को मनाया है, पूजा की है। भगवान ऐसे साइंटिस्ट जो पूरे विश्व के हैं, उनके लिए अच्छा हो, उनके आगे के रास्ते अच्छे रहे। उधर उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से खतरनाक जोन 4 और 5 में आता है। वैज्ञानिकों ने यहां पर बड़े भूकंप की आशंका जताई है। सरकार ने IIT रुड़की की मदद से भूदेव ऐप तैयार किया है, जो कि भूकंप से पहले सावधानी का मैसेज भेजेगा। भूकंप के समय पहले तेज लेकिन नुकसान न करने वाली तरंगें आती हैं। इन्हें सेंसर पकड़कर कंट्रोल रूम को जानकारी भेजते हैं और वहां से भूदेव ऐप पर अलर्ट होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सेकेंडरी वेब के आने से भी पहले लोगों को बचाने का समय मिल जाता है और इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए अब इसको लेकर अलर्ट पर हैं। देखिए, उत्तराखंड जो है कि जोन 4 और जोन 5 में बसा हुआ है। कुछ पार्ट जोन 4 में है, कुछ पार्ट जोन 5 में है। और इस लिहाज से हम देखें तो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड। उसके लिए उत्तराखंड ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर ली है। एक भूदेव ऐप डेवलप किया है उत्तराखंड ने IIT रुड़की के सहयोग से। भूदेव ऐप अगर हमारे पास है तो भूदेव ऐप हमको भूकंप आने के पहले 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड पहले बता देगा कि भूकंप आ चुका है, आप सावधान हो जाइए। आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं। उसके लिए आपको भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में। ये भूदेव ऐप इस तरह से काम करता है कि जब कहीं भूकंप आता है तो 2 तरह की तरंगें निकलती हैं, एक प्राइमरी वेव्स, एक सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स की स्पीड 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत STF की नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में MDMA ड्रग बना रहा था और सप्लाई मुंबई तक करता था। मुख्य सरगना कुणाल कोहली को नानकमत्ता से गिरफ्तार किया गया। उसके पास 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम MDMA बरामद हुई है, जिससे कि अगर बात करें तो इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि MDMA ड्रग तैयार किया जाना था और फिलहाल उससे पहले यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रैटेजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। उधर देहरादून में भारी बारिश के बावजूद SSP अजित सिंह ने मद्रासी कॉलोनी और पटेल नगर के ब्रह्मपुरी इलाके में कई जगह छापेमारी की। पुलिस ने मलिन बस्तियों, सुनसान जगह, खंडहरों में भी नशा करने वालों और मादक पदार्थ तस्करी की चेकिंग तेज कर दी है। पुलिस ने उन लोगों की पहचान पर भी खासा ध्यान देना शुरू कर दिया है जो पहले नशा तस्करी में इस दौरान शामिल रहे हैं। नशे से जुड़े अवैध संपत्तियों की भी तलाशी ली जा रही है। उधर हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारा क्षेत्र में चल रहे सड़क सुधार कार्यों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस काम को तेजी से पूरा करने का दावा किया और कहा कि मरम्मत के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है ताकि काम में फिलहाल कोई बाधा न आए। सड़क पर यात्रियों और परिवहन व्यवस्थाओं को सुधार देने के लिए भी एक बाईपास मार्ग भी यहाँ पर बनाया गया है। वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक भी लाभ लेने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि सरकार का मानना है ये काम समय पर पूरा हो रहा है, जनता के हित में किया जा रहा है। अभी मेरी जानकारी में आया है कि वो रोड का टेंडर वगैरह लगा है, तो टेंडर लगने के बाद पुल का और जो हमारे उसमें 2 पुल का निर्माण है रोड का है वो भी चल रहा काम, और भी हमारा बाकी का भारत में बहुत तेज़ गति के साथ नीचे से दीवारें उठ करके रोड तक आई हैं और ऊपर वाले को अभी बरसात
कारण से अभी छेड़ना, क्योंकि फिर नहीं तो पूरी रोड ही ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा सिटी के अंदर बहुत सारी जगह कपलोट में, दारचूला में, नीचे गढ़वाल के कुछ बॉर्डर एरियाज में भी कई जगह बहुत नुकसान हुआ है हमारी रोड को। और हर वर्ष ही होता है रोड, एक बार खैरना की रोड एकदम बिल्कुल वॉश आउट हो गई थी। 2009 में लाज अकेला की घटना घटी थी, पूरे बड़ी देवी यहाँ देवली, चापसोड़ा और केदारनाथ। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने देहरादून और ऋषिकेश में नदियों और नालों पर हो रहे अतिक्रमण और पर्यावरण नुकसान पर भी 3 जनहित याचिकाओं की सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से भी यहां पर 25 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा हटाया जाए और वहां पर सीसीटीवी से भी निगरानी हो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारी निर्माण से जल स्रोत सूख रहे हैं, पर्यावरण खतरे में है। कोर्ट ने पहले के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2021 को राज्य सरकार को कहा था कि वो हर 3 वर्ष में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी चिन्हित करी थी कि वो सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशंस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। साथ साथ 22 दिसंबर 2021 को रीनू पॉल की जनहित याचिका में जिला अधिकारी देहरादून को कहा गया था कि फ्लड प्लेन जोनिंग करेंगे। इन दोनों जनहित याचिकाओं के ऑर्डर्स की कभी कोई कंप्लायंस माननीय उच्च न्यायालय में आज तक नहीं जमा की गई है। तो इन कंप्लायंसेस को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में लाए। आज की माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर में याचिकाकर्ता को भी कहा है कोर्ट ने कि जो भी ऐसे नदी नालों में अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो रिस्पना नदी में हो या मालदेवता क्षेत्र में हो देहरादून में, इनकी फोटो हम मुख्य स्थायी अधिवक्ता और सरकार से साझा करें और इसके बारे में एक विस्तृत कंप्लायंस रिपोर्ट्स जो सरकार के विभिन्न विभागों को जमा करनी है, उसको बुलाते हुए मानसून के तुरंत बाद 25 अगस्त 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने इसको फिर से चिन्हित किया है। और ये लगातार पर्सनल अपीयरेंस की कैटेगरी में आता है ये मामला, क्योंकि इसको बहुत संवेदनशीलता से कोर्ट देख रही है। और मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त तक है। उम्मीद करते हैं तब तक राज्य सरकार और कार्रवाई करेगी। उधर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजभवन में सम्मान समारोह हुआ, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 13 टीबी मरीजों को पौष्टिक किट बांटी है और अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारी और मेडिकल छात्रों ने भी हिस्सा लिया है। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने 75 मरीजों को गोद लिया, जिनमें से 62 ठीक हो चुके हैं। अब टीबी जांच मशीनें उत्तराखंड में 95 ब्लॉकों में लग चुकी हैं। चलिए आगे बात करते हैं विकासनगर की, जहां पर पचवाधुन इलाके में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। जांच में रजिस्टर्ड मेडिकल सुविधाएं और साथ ही साफ सफाई की हालत बेहद ही खराब पाई गई है। एक पीड़ित युवक ने बताया है कि केंद्र में ना डॉक्टर है, ना इलाज और ना ही खाने पीने की व्यवस्था ठीक से है। ऐसे में एसडीएम विनोद कुमार ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रोहित कुमार है। परेशानी है यहाँ पर, ना डॉक्टर है कोई, ना कोई काउंसलर है, ना कोई क्लास लगती है, ना कोई समझाने आता है। खाने के बारे में तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। खाना तो ऐसे ही है, मतलब पेट भी नहीं भर रहा, इतना बुरा हाल है। 28 की कॉलोनी चल रही है यहाँ पे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री